दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उन परिस्थितियों के अंदर इंसान का जो दिमाग होता है वो काम करना ही बंद कर देता है। कई बार कई केसेस के अंदर ऐसा देखा गया है। इन्हीं परिस्थितियों के अंदर इंसान अपने दिलो दिमाग पर काबू नहीं रख पाता और उसके बाद में जल्दबाजी में वो एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। दोस्तों, आज की ये कहानी जब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा और आप लोगों ने जो कल के दिन कमेंट्स किए थे वो भी वीडियो के अंदर मैं पढ़ूंगा। तो आप लोग इत्मीनान से इस वीडियो को सुनिए और उसके बाद में इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बात करो दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। और इसी भोपाल के अंदर एक थाना लगता है, मिसरोद थाना। और इसी थाने के अंदर 21 अप्रैल सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय था। एक 36 साल का व्यक्ति जो होता है वो पुलिस थाने में पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, इस व्यक्ति को जब पुलिस वाले देखते हैं तो पूरे ही पुलिस थाने के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। दरअसल इस व्यक्ति के सीने और हाथ पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। तो वहाँ पर जो पुलिसकर्मी होते हैं सबसे पहले इस व्यक्ति को वहाँ पर इत्मीनान से बैठाते हैं और उसके बाद में इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किसने किया है और पूरा माजरा क्या है। जब पुलिस की तरफ से इस तरीके का सवाल इस व्यक्ति से पूछा जाता है तो ये व्यक्ति पुलिस से लड़खड़ाई हुई आवाज़ में कहता है कि साहब, मेरा नाम है सौदान सिंह और मेरी जो पत्नी है उसका नाम ममता है और हम लोग यहीं बगल में कौशल नगर के अंदर एक किराए के मकान में रहते हैं। साहब, कल रात यानी आज रात 3 से 4 बजे के आसपास का समय था। 3 से 4 लोग हमारे घर के अंदर घुस आते हैं और उसके बाद में वो लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। मेरी और मेरी पत्नी की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई करते हैं। साहब, मैं तो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका हूँ, कैसे कैसे बचकर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मेरी पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और वो शायद बेहोश हो चुकी है। अब इस तरीके की बातें ये जो सौदान सिंह है जब पुलिस को बताता है तो उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है अपनी गाड़ी उठाती है और इस सौदान सिंह को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाती है और तुरंत जो कौशल नगर है उसी कौशल नगर के अंदर जिस किराए के मकान में ये रहता था उसी किराए के मकान में पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती क्या है कि सौदान सिंह की जो पत्नी मंगला है ये बेड पर बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है और घर का जो सामान है वो चारों तरफ अस्त व्यस्त बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सबसे पहले जो पुलिस वाले होते हैं वो सौदान सिंह की जो पत्नी मंगला होती है उसको एक बार चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी इसके अंदर सांसें बाकी हो और इसे बचाया जा सके। लिहाजा जब चेक किया जाता है तो जो सौदान सिंह की पत्नी मंगला थी उसकी नफ्स थम चुकी थी, यानी उसकी काफ़ी देर पहले मौत हो चुकी थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और सबसे पहले इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब सवाल ये था कि आखिरकार सौदान सिंह के घर के अंदर ही घुसकर वो कौन से 3 से ऐसे 4 लोग थे जिन्होंने उसकी पत्नी का बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर दिया। तो सबसे पहले पुलिस वाले अब सौदान सिंह से ही सवाल करते हैं, पूछते हैं कि तुमने क्या कुछ देखा था, ज़रा सिलसिलेवार तरीके से बताओ। तो जो सौदान सिंह होता है ये बताता है कि साहब, कल रात मैं और मेरी पत्नी घर के अंदर अकेले थे। मेरी पत्नी दूसरे कमरे में सोई थी और मैं दूसरे कमरे में सोया हुआ था। रात से 3 से 4 बजे के आसपास का तकरीबन समय होगा कि उसी समय मुझे मेरी पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब मैं उठकर जाता हूं तो देखता क्या हूं कि 4 लोग हैं कमरे के अंदर जो मेरी पत्नी के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरी जो पत्नी है वो उन चारों से ज़बरदस्ती जो कर रहे थे उसका विरोध कर रही थी और जब मैं भी पहुंच जाता हूं, मैं भी विरोध करता हूं, तो उसके बाद में वो चारों लोग मेरी पत्नी के ऊपर किसी तेज़ धारदार हथियार से हमला करते हैं जिसकी वजह से मेरी पत्नी की जान चली जाती है। लिहाजा पुलिस वाले सौदान सिंह के इन बयानों को लिखते हैं। उसके बाद में इस घर को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं, लेकिन पुलिस को यहाँ पर बड़ा अजीब सा कुछ दिखाई पड़ रहा था। पहली चीज़ तो ये कि सौदान सिंह ने बताया कि जब वो उठा तो घर के अंदर 4 लोग ऐसे मौजूद थे जो उसकी पत्नी के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री नहीं थी, यानी गेट अंदर से लॉक था, जो कि सौदान सिंह ने पहले ही बताया। अब ये कैसे हो सकता है कि 4 लोग घर के अंदर आए हो और जो गेट है वो अंदर से ही लॉक हो? ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? फिर उसके बाद में पुलिस वाले आस पड़ोस के तमाम लोगों से भी पूछताछ करते हैं, क्या किसी ने इस घर से किसी को आते जाते भागते देखा क्या?
तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, हमने ना तो किसी को भागते देखा और न यहाँ से किसी को जाते देखा। यानी मतलब साफ था कि सौदान सिंह पुलिस से कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा पुलिस वाले सौदान सिंह से पूछते हैं कि तुमने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था, तो या तो दरवाजा तुमने खोला होगा। तो सौदान सिंह कहता है कि नहीं साहब, दरवाजा मैंने नहीं खोला। तो उसके बाद में पुलिस पूछती है कि हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने दरवाजा खोला हो। इस पे जो सौदान सिंह होता है ये हामी भर लेता है। वो कहता है कि हाँ साहब, मेरी पत्नी ने ही दरवाजा खोला था। यानी सौदान सिंह एक तरीके से अपनी पत्नी के बारे में ये बताना चाह रहा था कि उसकी पत्नी के उन 4 लोगों के साथ में संबंध थे और उसने अपनी मर्जी से उन्हें घर के अंदर बुलाया था। लेकिन फिर ये कैसे पॉसिबल था कि जब वो चारों लोग उसकी मर्जी के साथ ही उसके साथ फिजिकल होना चाह रहे थे, तो फिर वो उन चारों का विरोध क्यों कर रही थी? यानी बात साफ थी कि सौदान सिंह झूठ बोल रहा है। लिहाजा डेड बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। पुलिस वाले मंथन करते हैं, अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं और सौदान सिंह के ऊपर ही शक जताते हैं। ऊपर से आदेश मिलता है कि सौदान सिंह को अरेस्ट किया जाए और इसे पुलिस थाने लाकर इससे सख्ती से पूछताछ की जाए। पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। सौदान सिंह को उठाते हैं, पुलिस थाने लेके आते हैं और पुलिस थाने लाने के बाद में सौदान सिंह से बड़ी सख्ती के साथ में पूछताछ करते हैं। सौदान सिंह से पूछा जाता है कि तुमने बताया कि दरवाजा अंदर से लॉक था और तुम्हारी पत्नी ने दरवाजा खोला, तो फिर ये बताइए कि तुम्हारी पत्नी अगर अपनी मर्जी से उन सबसे ये कुछ करा रही थी तो फिर विरोध क्यों कर रही थी? अब सौदान सिंह यहाँ पर हड़बड़ा जाता है। फिर दूसरा सवाल पुलिस वाले ये करते हैं कि ये बताइए, तुम दोनों घर के अंदर मौजूद थे, तुम्हारे क्या बच्चे नहीं है? तो सौदान सिंह कहता है कि उसके 2 बच्चे हैं जिनको 5 दिन पहले ही उन्हें दादा दादी के पास भेजा है। फिर इसी पे पुलिस अगला सवाल दागती है और कहती है कि अगर तुम दोनों घर के अंदर अकेले थे तो फिर तुम दोनों एक ही कमरे के अंदर क्यों नहीं सो रहे थे? अब यहाँ पर सौदान सिंह हड़बड़ा जाता है। पुलिस समझ चुकी थी कि सौदान सिंह झूठ बोल रहा है। यहीं पर पुलिस वाले और सवालों का प्रहार करते हैं और एक के बाद एक कई सवाल जब किए जाते हैं तो उसके बाद में जो सौदान सिंह होता है ये पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल सौदान सिंह जो कहानी सुनाता है उस कहानी के हिसाब से इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 12 साल पहले से। 12 साल पहले जब ये मंगला जो थी, जब ये जवान हुई थी, जो कि मूल रूप से भिंड की रहने वाली थी, एक मध्यम वर्ग में रहने वाली ये लड़की थी। उसके बाद में जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो BSc तक की इसने पढ़ाई की। लेकिन उस दौरान जो मंगला घर से बाहर निकलने लगी थी, देखने में खूबसूरत थी, अच्छी भली थी, तो उस दौरान मंगला के उसके ही गांव के अंदर आस पड़ोस में रहने वाले कई लोगों के साथ में नाजायज रिश्ते बन गए। उसके बाद में मंगला ने उन सब से मिलाना शुरू किया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और कहीं ना कहीं ये बात परिवार तक भी पहुंच गई। उसके बाद में परिवार वाले जल्दबाजी में मंगला के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं और आखिरकार मध्य प्रदेश के रहने वाले इसी सौदान सिंह के साथ में मंगला का रिश्ता तय कर दिया जाता है और उसके बाद में जल्दबाजी में मंगला की शादी सौदान सिंह से कर दी जाती है। अब मंगला सौदान सिंह के घर उसकी पत्नी बन के आ चुकी थी। लेकिन जो सौदान सिंह था ये अपने पिता के साथ मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, देखने में भी कुछ ज़्यादा अच्छा भला नहीं था। लेकिन सौदान सिंह अपनी पत्नी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी पत्नी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ में इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन जो मंगला थी सौदान सिंह के साथ में उसके घर के अंदर कंफर्टेबल नहीं थी। मंगला बार बार सौदान सिंह से कहती है कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, क्यों ना हम लोग काम के सिलसिले में कहीं शहर चले, उसके बाद तुम भी कमाओगे, मैं भी कमाऊंगी और हमारा परिवार का अच्छा खासा भरण पोषण चल जाएगा। शुरू में सौदान सिंह मंगला की कोई भी बात नहीं मानता है, लेकिन धीरे धीरे मंगला जब इस बात को लेकर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है, आखिरकार सौदान सिंह मंगला की बात को मान लेता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंदर जो कौशल नगर है वहीं पर जाकर एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर रहने लग जाता है। इस दौरान सौदान सिंह ने टाइल्स लगाने का काम सीख लिया था और अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था, जिससे परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ में मंगला जो कि आज़ाद ख्यालों की लड़की थी, अब यहाँ पर इसे कोई रोकने और कोई टोकने वाला भी नहीं था, इसलिए ये आज़ाद हो चुकी थी। पति जब काम पर जाता था तो मंगला एकदम फ्री। अब आस पड़ोस के रहने वाले कुछ लड़कों के साथ में मंगला के नाजायज ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं। हालांकि इस बारे में जब सौदान सिंह को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। वो कहता है कि हमारे 2 बच्चे भी हैं और जिस रास्ते पर तुम चल पड़ी हो उस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने कदम वापस खींच लो और अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचो। लेकिन जो मंगला थी वो सौदान सिंह से कहती है कि तुम दरअसल मेरे लायक ही नहीं थे। मैं एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की हूँ और तुम कहाँ से मान बैठे हो कि तुम मेरे पति हो।
अब सौदान सिंह ये बात सुनता है, बड़ा अचरज में पड़ जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से ये अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। उधर इसकी जो पत्नी थी ये सौदान सिंह की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। दरअसल एक व्यक्ति जो कि इसी मोहल्ले में रहने वाला था, जिसका नाम था चंदेश, जिसके साथ में मंगला के प्रेम संबंध थे। अब मंगला चंदेश से कहती है कि उसे नौकरी चाहिए। चंदेश अपनी फैक्ट्री में ही ले जाकर उसकी नौकरी लगा देता है। अब मंगला और चंदेश के बीच में जो दूरियां थी ये एकदम से खत्म हो चुकी थी। अब मंगलेश अपने प्रेमी चंदेश से जब चाहती जब मिल सकती थी, और उसका पति जो सौदान सिंह था वो उसे रोक भी नहीं सकता था। लिहाजा सौदान सिंह ये सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है, एक तरीके से सब्र का घूंट पीता है। और कभी कभी जब अपनी पत्नी से ये शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता तो इसकी पत्नी इसे इसकी औकात याद दिलाती और कहती कि तुमने सोच कैसे लिया कि अब मैं तुम्हें अपने जिस्म के ऊपर हाथ भी लगाने दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसके पति थे लेकिन अब उसके कुछ भी नहीं हो। अब ये सुनकर सौदान सिंह बहुत ज़्यादा अफसोस में पड़ जाता है और उसके बाद में ये कई बार इसी मंगला की पिटाई भी कर देता है। अब मंगला की पिटाई कर देता है, लेकिन मंगला अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज आने वाली नहीं थी। वो उसके प्रेमी संदेश के साथ में और अन्य लड़कों के साथ में लगातार शारीरिक संबंधों में थी। इसी बीच में एक तारीख आती है 20 अप्रैल साल 2026। अब 20 अप्रैल, चूंकि अभी आप देखेंगे ये साल 2026 मैंने बोल दिया, दरअसल साल 2025 की ये बात है। अब 20 अप्रैल साल 2025 को जो मंगला थी शाम का खाना खाने के बाद में सोने के लिए जाती है, और उसी समय सौदान सिंह मंगला से कहता है कि वो आज तुमसे बात करना चाहता है। दरअसल आज उसका मन है और वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है क्योंकि बच्चे भी घर पे नहीं हैं। लेकिन मंगला विरोध करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और उसी समय मंगला के प्रेमी का फ़ोन मंगला के मोबाइल पे आ जाता है। मंगला अपने प्रेमी से सौदान सिंह के साथ में ही सामने ही बात करने लग जाती है। अब सौदान सिंह फिर से सब्र का घूंट पीता है और इंतज़ार करने लगता है कि मंगला अपने प्रेमी से बात करने पे जब फ्री हो जाए, जब उसका कॉल कट हो जाए तब उससे वो बात करेगा। लेकिन जैसे ही कॉल कट होती है मंगला दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। अब इस बात को लेकर सौदान सिंह को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ से एक सरिया उठाता है और उस सरिया से ताबड़तोड़ वार मंगला के ऊपर करता है, जिसकी वजह से मंगला की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उसके बाद में सौदान सिंह एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत ये किचन से चाकू लेके आता है और अपने हाथ पर, अपने सीने पर जगह जगह चाकू से कट लगाता है ताकि वो ये बता सके कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने हमला किया। उसके बाद में उसकी पत्नी की मौत हो गई और वो जैसे तैसे बच निकला है। लेकिन सौदान सिंह ने प्लान तो बड़ा बनाया था, लेकिन आखिरकार वो अपने ही प्लान के अंदर फंसता चला गया। हालांकि सौदान सिंह की पत्नी बहुत ज़्यादा गलत थी और वो सौदान सिंह के साथ में गलत कर भी रही थी, लेकिन दोस्तों ऐसे रिश्तों को कंटिन्यू रखना, किसी ऐसे फोर्सफुली रिश्ते को, वो आगे चलकर ज़रूर से ज़रूर कठिनाई पैदा करता है। बेहतर यही होगा कि ऐसे रिश्तों के अंदर हमें कानून और परिवार का सहारा लेना चाहिए। कत्ल करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। सौदान सिंह ने कत्ल किया और अब वो सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। 2 बच्चे हैं इनके, माँ तो उनकी गलत थी ही थी, लेकिन बाप ने भी एक गलत फैसला ले लिया, जिसकी वजह से वो दोनों जो बच्चे थे उनके सर से माँ और बाप दोनों का साया छिन गया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में जो भी सोचें मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोगों के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स हैं इसमें मीना जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आपका जो चेहरा है ये काफ़ी खिला खिला लग रहा है और हम खुश हैं आपको देखकर। एक शिकायत है कि मेरा नाम आपने नहीं लिया, आपकी बच्ची को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, गॉड ब्लेस योर फैमिली। तो मीना जी, अगर कभी कभी बाई मिस्टेक नाम रह जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दिल से मैं कभी भी किसी के कमेंट्स नहीं छोड़ता, पूरी कोशिश करता हूँ कि सबके कमेंट्स पढूं। आपने अपना प्यार दिखाया, आपका शुक्रिया। एमडी कासिम है, लिखते हैं गुड स्टोरी। तो एमडी कासिम जी मेरे भाई शुक्रिया। धीरज सिंह जी लिखते हैं वाकई में कहानी बहुत अच्छी है। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। शाकिब फरहान जी कमेंट्स करते हैं। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, नाइस स्टोरी, आपने सही कहा, मैंने बस आपकी कहानी का इंतज़ार किया। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। धीरज सिंह आगे लिखते हैं भाई, जिस इंसान जो गिर चुका है उसका क्या ही किया जाए, कुछ नहीं कह सकते, हमेशा खुश रहे भैया जी। तो शुक्रिया मेरे भाई। आगे सुनील त्यागी जी का कमेंट सही लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शेना बुलंदशहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज जी कमेंट्स करते हैं। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, कैसे हैं आप? तो भाई वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। राधेश्याम शर्मा है, लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, लिखते हैं इश्क और ये जो मुश्क होता है इसमें इंसान बचता नहीं है। असलम है, लिखते हैं मलिक भाई साहब, आप इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे? हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको वीडियो नहीं देखा तो पूरा रमज़ान गुजर गया, आपके बिना मैं
तरावी पढ़कर जब आता था तो आपकी वीडियो ढूंढता था, पर आपका वीडियो नहीं मिलता था। तो असलम जी, रमज़ान में असल में टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। मगर मेरी ये गलती है कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा लिखती हैं, सॉरी फील्डन प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार लिखते हैं, भाई आप अपने काम पर ज़रा फोकस दो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही देव कुमार जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अशबा है लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कैसे हैं आप? रमज़ान के बाद आज आपकी वीडियोज़ इत्मीनान से देखने का मौका मिला। तो अशबा जी शुक्रिया आपका। असलम है लिखते हैं, मैंने सोचा था कि आप चैनल छोड़कर जा चुके हैं। नहीं भाई, अगर मैं जाता तो डेफिनेटली आप लोगों को बता कर जाता। असलम आगे लिखते हैं, मेरा 2 GB का डाटा बर्बाद हुआ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? जी भाई, मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप मुझे नंबर दे दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कहीं से मैनेज कर आपका रिचार्ज कर दूँ, क्योंकि चैनल तो चल नहीं रहा है, पैसे वैसे आ नहीं रहे। खैर, सचिन चौधरी जी का भी प्यारा सा कमेंट्स है, ये कुछ बेहतरीन से प्यारे कमेंट्स थे जो कल के अपने लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं, जो डिस्टर्बेंस आप लोगों को हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो आउटडोर शूट है तो इतना आप लोगों को एक तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। बाकी मिलता हूँ कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।